जनाब आज है 2 फरवरी 2024 और आज की क्लास के अंदर हम टर्मिनल वेलोसिटी के ग्राफ डिस्कस करना चाह रहे हैं। तो टर्मिनल वेलोसिटी के ग्राफ समझने के लिए पहली बात तो ज़रा ये समझें कि अगर कोई स्काई डाइवर ऊपर से जंप करता है या किसी पत्थर को हम एयर की प्रेजेंस में ऊपर से ड्रॉप करते हैं, तो जब बेटा ड्रॉप करते हैं तो उस वक्त ऑब्वियसली उसकी इनिशियल वेलोसिटी जीरो होती है। आयशा बेटा बताना, इनिशियल वेलोसिटी जीरो होती है तो इनिशियल एक्सेलरेशन कितना होता है? वो भी जीरो होता है। बिल्कुल गलत आपने बताया। एक्सेलरेशन लेते हैं 9.8, क्योंकि उस पर फोर्स ऑफ ग्रेविटी लग रही होती है और फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वजह से उसका भी एक्सेलरेशन 9.8 ही कंसीडर किया जाता है। तो इनिशियल एक्सेलरेशन होगा 9.8। अच्छा, अब जब इस ऑब्जेक्ट को हम ऊपर से नीचे ड्रॉप करेंगे तो इस पर जो फोर्सेस लग रही हैं वो दो फोर्सेस लग रही हैं। सर वेट एक्ट कर रहा है डाउनवर्ड और एयर रेजिस्टेंस इस पे एक्ट करेगी अपवर्ड। और याद रखिएगा एयर रेजिस्टेंस डिपेंड करती है वेलोसिटी पर, वेलोसिटी के स्क्वायर पर। जितनी ज्यादा वेलोसिटी होगी स्क्वायर करके उसकी एयर रेजिस्टेंस बढ़ रही होगी। इनिशियल वेलोसिटी जीरो, इसलिए अभी एयर रेजिस्टेंस भी जीरो। तो फॉर एग्जांपल इसका वेट 625 है, ऐसी नंबर मैंने लिखा है। तो इस टाइम के ऊपर उसका एक सर्टेन एक्सेलरेशन होगा, सॉरी नेट फोर्स होगी, और नेट फोर्स भी जाहिर सी बात है इस वक्त 625 ही होगी। ठीक है ना, क्योंकि एयर रेजिस्टेंस जीरो है। 625 विल बी नेट फोर्स। अच्छा, अब बेटा स्पीड बढ़ रही है, ऑब्जेक्ट नीचे गिर रहा है, स्पीड बढ़ रही है, स्पीड बढ़ रही है, एयर रेजिस्टेंस बढ़ रही है। फॉर एग्जांपल एयर रेजिस्टेंस हो गई 100, एयर रेजिस्टेंस 200, 400, 500। सर एयर रेजिस्टेंस बढ़ रही है ना, तो नेट फोर्स कम हो रही है। 525, 425, 225, 125, ऐसे मैं नंबर लिख रहा हूँ। फोर्स कम हो रही है। सर जब फोर्स कम हो रही है तो मास तो कांस्टेंट है। सर मास कांस्टेंट है तो फोर्स कम होने का मतलब एक्सेलरेशन डिक्रीज हो रहा है। एक्सेलरेशन डिक्रीज हो रहा है, वेट रिमेन्स कांस्टेंट, एक्सेलरेशन डिक्रीज हो रहा है। और एक वक्त ऐसा आता है कि जितना वेट होता है ना उतनी ही एयर रेजिस्टेंस हो जाती है। जब वेट और एयर रेजिस्टेंस दोनों बराबर हो जाते हैं तो नेट फोर्स जीरो हो जाती है, एक्सेलरेशन भी जीरो हो जाता है। और जब एक्सेलरेशन जीरो हो जाता है तो उस वक्त वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाती है, और उसी कांस्टेंट वेलोसिटी का नाम होता है टर्मिनल वेलोसिटी। उसी वेलोसिटी का नाम होता है टर्मिनल वेलोसिटी। तो जो बात बेटा आपने कही थी वो ये वाली थी कि सर अगर वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ बनाए तो वेलोसिटी और टाइम का जो ग्राफ होता है सर वो याद करने की जरूरत है, इस शक्ल का होता है। मैं आपकी बात मानता हूँ, याद कर लेना चाहिए। लेकिन ए से लेकर बी तक अगर आप जाएं तो वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, पर याद रखिएगा एक्सेलरेशन डिक्रीज हो रहा है। आप देख लीजिए, एक्सेलरेशन डिक्रीज हो रहा है, यानी वेलोसिटी बढ़ रही है एट डिक्रीजिंग रेट। वेलोसिटी बढ़ रही है एट डिक्रीजिंग रेट। डिक्रीजिंग रेट का मतलब होता है शुरू में वेलोसिटी का चेंज बहुत बड़ा आ रहा था, वक्त गुजरने के साथ साथ वेलोसिटी का चेंज कम होता जा रहा है। वेलोसिटी बढ़ रही है लेकिन आहिस्ता आहिस्ता। तो ए से बी ऐसा हो रहा है। लेकिन जैसे भी मैंने आपको बताया कि जब वेट और एयर रेजिस्टेंस बराबर हो जाती है तो फिर ग्राफ हॉरिजॉन्टल लाइन हो जाता है। और जब ग्राफ हॉरिजॉन्टल लाइन हो जाता है तो इस वेलोसिटी को हम लोग कह देते हैं टर्मिनल वेलोसिटी, जिसमें वेलोसिटी कांस्टेंट हो चुकी है, एक्सेलरेशन जीरो हो चुका है, वगैरह वगैरह। पर ये टर्मिनल वेलोसिटी इतनी हाई होती है कि अगर इतनी हाई वेलोसिटी से अगर बंदा जमीन को हिट करेगा तो मर जाएगा। तो वो पैराशूट खोल लेता है। जैसा ही पैराशूट खोलता है तो पैराशूट के अंदर बहुत सारी एयर भर जाती है, और उस एयर की वजह से इतनी ज्यादा रेजिस्टिव फोर्स पैदा होती है, अपोजिंग फोर्स पैदा होती है कि वो स्काई डाइवर में डीसेलेरेशन पैदा कर देती है, डीसेलेरेशन पैदा कर देती है। और इस डीसेलेरेशन से स्पीड स्लो होगी। सर स्पीड स्लो होगी तो एयर रेजिस्टेंस भी कम हो जाएगी, और एयर रेजिस्टेंस कम होकर अगेन एक वक्त ऐसा आता है कि एयर रेजिस्टेंस और वेट दोबारा बराबर हो जाते हैं।
जब एयर रेजिस्टेंस और वेट दोबारा बराबर हो जाए तो इसको मिल जाती है अगेन टर्मिनल वेलोसिटी। लेकिन जो टर्मिनल वेलोसिटी पहले मिली थी, इट वाज हाई टर्मिनल वेलोसिटी। जो टर्मिनल वेलोसिटी अभी मिली है, इट इज अ लो टर्मिनल वेलोसिटी। और इस लो टर्मिनल वेलोसिटी में अब जब बंदा जमीन पर लैंड करता है तो सुकून से लैंड कर सकता है। तो ये ग्राफ तो आईजीसीएसई में भी होते थे। जो नया ग्राफ है ना, वो दो ग्राफ हैं ये वाले नए। अब वो जो दो नए ग्राफ हैं, उन दो नए ग्राफ में हम पहले आयशा को थोड़ा तंग करेंगे। आयशा बेटा हमें ये बताइए, ए से लेकर बी तक डिस्टेंस और टाइम का ग्राफ कैसा बनेगा? ए से बी तक वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, इंक्रीजिंग वेलोसिटी है, तो डिस्टेंस का ग्राफ कैसे बनेगा? स्ट्रेट लाइन या कर्व? हाँ, और लाइन शुरू होगी जबरदस्त, यानी लाइन बनेगी बेटा। वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है। बिल्कुल गलत आपने बताया बेटा। जब वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है तो इंक्रीजिंग वेलोसिटी का जो ग्राफ होता है ना, वो कर्व होता है ये वाला, इंक्रीजिंग वेलोसिटी का ग्राफ। और जब वेलोसिटी कांस्टेंट होती है तो कांस्टेंट वेलोसिटी का ग्राफ स्ट्रेट लाइन होती है। तो आपने जो कांस्टेंट लाइन से ही शुरू कर दिया तो गलत हो गई बात। तो याद रखिएगा, याद कीजिए इस वाली बात को, याद करने के लिए बोल रहा हूँ। ए से बी तक जब वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है तो इंक्रीजिंग वेलोसिटी का ग्राफ कर्व होगा। एक ऐसा कर्व होगा जो वर्टिकल होने की कोशिश कर रहा है। वर्टिकल होने की कोशिश का मतलब इसका ग्रेडियंट इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब है इसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है। तो इट इज ग्राफ ऑफ इंक्रीजिंग वेलोसिटी। ए से बी का ग्राफ कर्व, दिस कर्व शोज इंक्रीजिंग वेलोसिटी। और ये ग्राफ थोड़ी देर एक्स एक्सिस के ऊपर भी ओवरलैप करके रखिएगा, विच शोज कि इनिशियल वेलोसिटी जीरो से हमने शुरू करा है। अच्छा, आयशा बताइए बी से सी तक का ग्राफ कैसा होगा? बी से सी कांस्टेंट वेलोसिटी है। तो वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगी तो डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ कैसा बनेगा बेटा? हाँ, अब आपने सही बोला सर, ये अब स्ट्रेट लाइन हो जाएगा। तो बी से सी तक का ऐसा होगा। ठीक है जी, पैराशूट खोलने को छोड़ दें, बस यहाँ तक की भी यहीं तक के भी मैं आपको सवाल दिखाऊंगा, यहीं तक वो पहुंचा रहा होता है। अच्छा, एक और ग्राफ है जिसकी हमें जरूरत पड़ेगी। वो ग्राफ होता है एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम। एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम, ठीक है जी। अभी एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम में अगर हम आपसे कहें कि एयर अगर नहीं हो, सर अगर एयर नहीं हो तो फ्री फॉल मोशन। फ्री फॉल मोशन का ग्राफ ये वाला होता है। जब एयर नहीं होगी तो फ्री फॉल मोशन का ग्राफ ये वाला होगा। जब एयर नहीं होगी तो फ्री फॉल मोशन का ग्राफ ये वाला होगा, जिसमें एक्सेलरेशन 9.8 पे रहता है। और अगर फ्री फॉल मोशन नहीं है, एयर रेजिस्टेंस है, तो अभी आपने बेटा बताया था इनिशियल एक्सेलरेशन 9.8 से शुरू करेंगे। और 9.8 से शुरू तो करेंगे और वो एक्सेलरेशन कम हो रहा है। सर अब एक्सेलरेशन कम हो रहा है तो ग्राफ ऊपर से नीचे आएगा, पर हमेशा इस शक्ल का। याद करना है भाई इसको, हमेशा डिक्रीजिंग रेट वाला ग्राफ आएगा। और उसके बाद जब ऑब्जेक्ट टर्मिनल वेलोसिटी पकड़ लेता है तो एक्सेलरेशन जीरो हो जाता है। तो जो भी मूवमेंट को मैंने कहा था ए से बी तक एक्सेलरेशन डिक्रीज हो रहा है तो ये ग्राफ है। बी से सी तक एक्सेलरेशन जीरो है तो ये वाला ग्राफ है। और जब उसने पैराशूट खोल लिया तो सर पैराशूट खोलते ही उसमें डीसेलेरेशन आएगा। तो डीसेलेरेशन की वजह से ग्राफ नेगेटिव साइड पे चला जाएगा, दैट इज नेगेटिव एक्सेलरेशन। और इस नेगेटिव एक्सेलरेशन के बाद जो ग्राफ बनेगा ना, वो उसमें भी डीसेलेरेशन डिक्रीज होते 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 ये एक्सेलरेशन हो जाएगा कांस्टेंट। ये एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा मतलब। तो ये उस वक्त की बात है जब लो टर्मिनल वेलोसिटी, सॉरी, हाई टर्मिनल वेलोसिटी थी। जब हाई टर्मिनल वेलोसिटी थी, ये उस वक्त का ग्राफ है। और ये पैराशूट खोलने के बाद लो टर्मिनल वेलोसिटी का ग्राफ है। एंड इन बोथ केसेस एक्सेलरेशन इज जीरो। तो आपको ये वाला ग्राफ तो बेटा पेपर में बार बार मिलेगा, और जो मैंने बना दिया पूरा ये एक दफा आया हुआ है। तो बताइए, मैंने टर्मिनल वेलोसिटी के बेटा कितने ग्राफ आपको करा दिए? तीन। एक वेलोसिटी वर्सेस टाइम, दूसरा डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम, और तीसरा एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम। और ये तीनों ग्राफ टर्मिनल वेलोसिटी को कनेक्ट करते हैं।
आइए इस टॉपिक को लेके पास पेपर के क्वेश्चंस में चलते हैं। जब आप पास पेपर के क्वेश्चंस में आते हो तो पहला क्वेश्चन ऑल्दो के ग्राफ का नहीं है, और टॉपिक वही है इसलिए हमें कर लेना चाहिए। क्वेश्चन जनाब ये है कि कोई ऑब्जेक्ट है, उस पर दो फोर्सेस लग रही हैं, वेट और एयर रेजिस्टेंस लग रही है। उसके बाद कह रहे हैं कि ऑब्जेक्ट नीचे गिर रहा था और ऑब्जेक्ट रेन ड्रॉप है और इसने रीच कर ली है टर्मिनल वेलोसिटी। इसने रीच कर ली है टर्मिनल वेलोसिटी, और जब इसने टर्मिनल वेलोसिटी रीच कर ली, तो आपको पता है टर्मिनल वेलोसिटी पे पहुंचने का मतलब एक्सेलरेशन जीरो। एक्सेलरेशन जीरो का मतलब रिजल्टेंट फोर्स जीरो। रिजल्टेंट फोर्स जीरो, और अगर रिजल्टेंट फोर्स जीरो हो गई तो ये बन जाएगा एम जी इज इक्वल टू के वी स्क्वायर। एम जी इज इक्वल टू के वी स्क्वायर, ये जीरो हो गया तो एम जी इज इक्वल टू के वी स्क्वायर। कह रहे हैं इसमें से वेलोसिटी को सब्जेक्ट बनाना है, तो वेलोसिटी बन जाएगा एम जी अपॉन के। वेलोसिटी पर स्क्वायर था, स्क्वायर की वजह से क्या बन जाएगा, अंडर रूट। तो बेटा इसका आंसर बन जाएगा एम जी अपॉन के। सो इट्स राइट आंसर इज सी। अच्छा, उसके बाद इसी पे रहूंगा मैं टॉपिक पे। इधर आ जाए, इसके अंदर भी अगर आप गौर करें तो लिखा हुआ है कि वो टर्मिनल वेलोसिटी को अटेन कर चुका है ऑब्जेक्ट। सर अगर उसने टर्मिनल वेलोसिटी को अटेन कर लिया तो रिजल्टेंट फोर्स जीरो हो गई। जब रिजल्टेंट फोर्स जीरो हो गई तो अगेन एम जी इज इक्वल टू के वी स्क्वायर हो गया। इसमें से सर अगर मैं एम को सब्जेक्ट बना लूं तो बन जाएगा एम अपॉन जी, सॉरी एम इज इक्वल टू के अपॉन जी वी स्क्वायर। तो अब आपको अगर मैं याद दिलाऊं तो जनाब ये है x इक्वल टू कांस्टेंट, कांस्टेंट कुछ भी कर ले, मैंने c लिख दिया है, c फॉर कांस्टेंट, वाई स्क्वायर। ठीक है जनाब, वाई स्क्वायर का मतलब वाई एक्सिस पर वेलोसिटी है, एक्स एक्सिस पे मास है। तो जनाब ये बन गई पैराबोला की इक्वेशन। और ये एक ऐसे पैराबोला की इक्वेशन बनी है जिसकी एक्सिस ऑफ सिमेट्री एक्स एक्सिस पर होगी, क्योंकि एक्स एक्सिस के ऊपर मास है। और अगर एक्स एक्सिस के ऊपर मास होता है तो पैराबोला एक्स एक्सिस की एक्सिस ऑफ सिमेट्री के लेके ये वाला ग्राफ बनता है। ठीक है जनाब, तो फिजिक्स में यूजुअली ग्राफ आपको आधे ही नजर आएंगे, पर ये है वो पैराबोला जिसमें एक्सिस ऑफ सिमेट्री अलोंग एक्स एक्सिस है, और एक्सिस ऑफ सिमेट्री को अलोंग एक्स एक्सिस देकर ये पैराबोला की शेप बनाई गई है। आमना आपके पास मैथ का सब्जेक्ट है, बायो का सब्जेक्ट है? आमना शायद हमारे साथ है नहीं। तो बेटा आयशा, ये वाली बात मैंने पैराबोला के साथ करेक्ट करके आपको समझाने की कोशिश की है। और आगे चले, अब इस पर आ जाए। ठीक है ना, आयशा आप हमारे साथ हैं या मैं अकेले अकेले पढ़ा रहा हूँ? हाँ बेटा आयशा, आप जरा इस वाले क्वेश्चन में आ जाए। क्वेश्चन ये है कि चार ग्राफ दिए हुए, इन चार ग्राफ में, और चारों ग्राफ के अंदर क्या हो रहा है कि सर एक ऑब्जेक्ट है, उसको ड्रॉप कर दिया है और स्टेशनरी बलून से, यानी ऊपर से हाइट से, और एटमॉस्फेयर यानी हवा भी है। तो पक्की बात है सर, हवा आ गई ना तो ये टर्मिनल वेलोसिटी वाला टॉपिक है। अभी अभी मैंने तुम्हें टर्मिनल वेलोसिटी के तीन ग्राफ बनाए। उन तीनों ग्राफ के अंदर अगर आप दिमाग लेके जाओ, उन तीनों ग्राफ के अंदर दिमाग लेके जाओ, तो आप देखोगे ग्राफ नंबर 2 सर कोई सा भी नहीं था, ग्राफ नंबर 4 भी कोई सा नहीं था। ग्राफ नंबर 4 उस वक्त का था जब एयर नहीं हो तो एक्सेलरेशन का ग्राफ ये वाला होता है, पर यहाँ तो एयर है। और जब एयर है और आपने ग्राफ रटे हुए हैं, तो आप समझ गए कि नहीं सर ये ग्राफ नंबर 4 भी एटमॉस्फेयर के प्रेजेंस में ना ग्राफ 2 होता है कोई, ना ग्राफ 4 होता है कोई, ग्राफ 1 होता है और ग्राफ 3 होता है। 1 और 3 में भी अगर आप याद करो तो आपको याद आएगा, आपने याद किया हुआ होगा कि सर वेलोसिटी वर्सेस टाइम ये वाला ग्राफ होता है, और एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ये वाला ग्राफ होता है, ग्राफ नंबर 1 और 3। और अगर आपने ये वाली बात पकड़ ली तो ग्राफ नंबर 3 एक्सेलरेशन का ग्राफ है, ग्राफ नंबर 1 वेलोसिटी का ग्राफ है। और ये याद करने से कर सकता है बच्चा, याद करे बगैर नहीं कर सकता। याद करे बगैर अगर आप चारों ग्राफ को एनालाइज करेंगे तो एनालाइज करते ही रह जाएंगे। तो जो मैंने अभी आपको इसीलिए क्लास के शुरू के अंदर ग्राफ रटवाने की कोशिश की है कि भाई याद कर लो कि अगर ये वाले तीन ग्राफ हो तो समझ जाओ एटमॉस्फेयर और वो तीन ग्राफ, तो फौरन दिमाग अपना ले जाओ ये टर्मिनल वेलोसिटी में घुमा रहा है। अलबत्ता क्वेश्चन नंबर 6 आयशा से पूछूंगा। आयशा बताएं बेटा, क्वेश्चन नंबर 6 अगेन वही सवाल है उसी स्टाइल का, कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है और जो बॉल है वो एयर में से आ रही है।
और अब एयर में से आ रही है तो पक्की बात है ये भी टर्मिनल वेलोसिटी के उन तीन ग्राफ में से कोई एक ग्राफ है। बताइए कौन सा वाला ग्राफ है? सी वाला ग्राफ है। बिल्कुल सही है, आपने नहीं सी में गलती कर रही है मेरे ख्याल में। सी में गलती कर रही है आप, सोचें सी में। सी में ये जो ग्राफ इसने बिल्कुल वर्टिकल कर दिया, ये वर्टिकल करके तबाही कर रहा है। नहीं पकड़ पाई अभी भी बेटा। डी। डी में वजह क्या है सर? डी में वजह ये है कि यहाँ तक इंक्रीजिंग वेलोसिटी है, ये इंक्रीजिंग वेलोसिटी है, और उसके बाद ये कांस्टेंट वेलोसिटी है, दैट इज टर्मिनल वेलोसिटी। तो ये डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ याद किया हुआ हो तो पहचान सकती हो, वरना बेटा करना इस सवाल को मुश्किल हो जाता है। बताइए सी में क्या खराबी है, अब आप खुद से अगर रियलाइज कर चुकी हो क्या खराबी हो गई है? जब कोई लाइन जब कोई लाइन वर्टिकल हो जाती है ना बेटा, तो उसका ग्रेडियंट इनफाइनाइट हो जाता है। तो ऐसा नहीं होता कि उसकी वेलोसिटी इनफाइनाइट हो जाएगी, वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगी, इनफाइनाइट नहीं होगी। तो ये वाले ग्राफ का कोई सेंस नहीं बन रहा। ये एक और टर्मिनल वेलोसिटी का मेरे ख्याल में आखिरी ग्राफ कराऊंगा। इसके अंदर भी पहले तो जरा इस वाली बात को पकड़ें कि एयर रेजिस्टेंस इज सिग्निफिकेंट। एयर है सर, अगर एयर है तो सर पक्की बात है ये टर्मिनल वेलोसिटी वाले ग्राफ है। और टर्मिनल वेलोसिटी वाले ग्राफ में ग्राफ ए कोई चीज नहीं होती सर, ग्राफ डी कोई चीज नहीं होती। टर्मिनल वेलोसिटी वाले ग्राफ के अंदर सीधी सीधी लाइनें, ना तो ए हो सकता है कुछ भी, ना डी हो सकता है, तो इसको तो हटा दें पहले। ए और डी को तो हमने बेटा पहले ही आउट कर दिया। अब जो भी करनी है बात वो बी और सी पे करनी है। तो बी और सी में करना क्या चाह रहे हैं तो जरा सुनिए। कह रहे हैं एक स्टोन उन्होंने लिया और इस स्टोन को उन्होंने ऊपर से छोड़ दिया। जब उन्होंने छोड़ा तो कह रहे हैं डैश लाइन के जरिए इन्होंने पहले मास को ड्रॉप किया, ठीक है जनाब, फिर एक सेकंड स्टोन को ड्रॉप किया है और उसका मास कम कर दिया है। मास कम कर दिया, यानी सवाल ये कि अगर मास कम कर देंगे तो टर्मिनल वेलोसिटी कम हो जाएगी या ज्यादा हो जाएगी? तो आप कहेंगे सर अभी भी हम लोग देख कर आए हैं एम जी इज इक्वल टू के वी स्क्वायर, के कॉन्स्टेंट जी कॉन्स्टेंट। जितना कम मास होता है उतनी कम टर्मिनल वेलोसिटी होती है। अभी भी टर्मिनल वेलोसिटी के ग्राफ बेटा ऊपर इक्वेशन देकर आए हैं। तो कम मास कम टर्मिनल वेलोसिटी, और अगर टर्मिनल वेलोसिटी कम होती है, टर्मिनल वेलोसिटी कम होती है, तो बताइए डिस्टेंस टाइम ग्राफ में जब स्ट्रेट लाइन बन जाती है तब वो टर्मिनल वेलोसिटी होती है। आप बताएंगे कौन सी वाली टर्मिनल वेलोसिटी कम है, सी वाली या बी वाली? वजह बताएं, आप कैसे पहचान लेते हैं कि टर्मिनल वेलोसिटी इसकी कम है सी की? जी ग्रेडियंट कम है, ग्रेडियंट कम है। सी का ग्रेडियंट कम है, बी का ग्रेडियंट ज्यादा है, इसलिए इसकी वेलोसिटी सी की कम है। कम मास कम वेलोसिटी कम ग्रेडियंट। तो अब मेरे ख्याल में अब आपको ग्राफ अच्छी तरह पकड़ना आते हैं। एक तो बेटा टर्मिनल वेलोसिटी के ग्राफ के लिए मैंने आपसे बात की थी, एक और मैंने कहा था कि मैं आपके साथ ये वाले ग्राफ भी डिस्कस करूंगा, डायनेमिक्स रीड एंड राइट के नई बुक वाले। क्वेश्चन बेटा ये सिर्फ ग्राफ तक की बात करूंगा। क्वेश्चन ये है कि दो बॉल्स एक दूसरे से टकराने जा रही हैं। अभी दोनों एक दूसरे से दूर हैं। जब दूर है ये उस वक्त का ग्राफ नहीं है, क्योंकि जब दोनों दूर हैं तो दोनों के बिटवीन में कोई कांटेक्ट फोर्स नहीं है। लेकिन जब ये दोनों एक दूसरे से टकराती हैं बॉल्स, तो एक दूसरे से टकराते वक्त दोनों एक दूसरे पे फोर्सेस एक्सर्ट करती हैं। तो ये सवाल है या ये ग्राफ है कि वाई ने फोर्स एक्सर्ट की, और जब वाई ने फोर्स एक्सर्ट की तो वाई की एक्सर्टेड फोर्स का ये ग्राफ है। वाई की एक्सर्टेड फोर्स का ये ग्राफ है। और जब बेटा ये वाई की एक्सर्टेड फोर्स का ग्राफ है जो दिया हुआ है फॉर 5 मिली सेकेंड, 5 मिली सेकेंड इज द टाइम ऑफ कॉन्टैक्ट। दोनों बॉल्स एक दूसरे के साथ इन कॉन्टैक्ट होंगी फॉर 5 मिली सेकेंड्स। अच्छा, अब आपसे कह ये रहे हैं कि आपने ग्राफ बनाना है फोर्स एफ एक्स का। फोर्स एफ वाई का ग्राफ दिया हुआ है, वाई का फोर्स का ग्राफ दिया हुआ है, एक्स की फोर्स का ग्राफ बनाना है। कैसे बनाएंगे? तो सर याद रखिए बेटा, जब दो बॉल्स एक दूसरे से टकराती हैं तो न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन के अकॉर्डिंगली दोनों एक दूसरे पे फोर्स लगाएंगी, तो दोनों की एक्शन और रिएक्शन फोर्सेस इक्वल
एंड अपोजिट इन डायरेक्शन होंगे। एक्स और वाई पर फोर्सेस इक्वल एंड अपोजिट इन डायरेक्शन होंगी। तो वाई का ग्राफ दिया हुआ है, एक्स का ग्राफ मैंने बनाना है। लॉजिक जहन में रखनी है कि फोर्सेस आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन डायरेक्शन। तो आयशा क्या बात समझ में आती है, क्या करेंगे इस ग्राफ के साथ कि वो वाई का ग्राफ में कन्वर्ट हो जाए? जवाब, सर आपने कहा अपोजिट इन डायरेक्शन। तो सर फिजिक्स में जब कोई वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में चला जाता है ना, तो अगर उसका ग्राफ एक्स एक्सिस के ऊपर है तो अपोजिट डायरेक्शन वाला ग्राफ एक्स एक्सिस के नीचे चला जाता है। तो पक्की बात है सर, ये ग्राफ एक्स एक्सिस के नीचे चला जाएगा। ठीक है ना, एक्स वाला ग्राफ एक्स एक्सिस के नीचे चला जाएगा। इक्वल इन मैग्नीट्यूड है, जब इक्वल इन मैग्नीट्यूड है, जब इक्वल इन मैग्नीट्यूड है, तो आप देखिएगा मैं इक्वल इन मैग्नीट्यूड अपोजिट इन डायरेक्शन, ये बेटा मैंने ग्राफ की प्लॉटिंग की है। आप गौर कीजिएगा, मैंने ग्राफ को एक्स एक्सिस के नीचे क्यों बनाया? सर आपने इसलिए नीचे बनाया क्योंकि जो एक्स वाली फोर्स होगी सर वो अपोजिट इन डायरेक्शन होगी, और जब कोई वेक्टर अपोजिट इन डायरेक्शन चला जाता है तो उसका ग्राफ जो एक्स एक्सिस के ऊपर होता है सर वो ग्राफ एक्स एक्सिस के नीचे चला जाता है। इसलिए आपने ग्राफ नीचे बनाया, नंबर वन। नंबर टू, सर आपने ग्राफ बिल्कुल सिमेट्रिकल बनाया, जैसा ग्राफ ऊपर है बिल्कुल वैसे ही ग्राफ नीचे बना दिया। वजह बताइए? क्योंकि फोर्सेस आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड। इक्वल इन मैग्नीट्यूड है तो शेप सेम होगी, लेकिन उसकी डायरेक्शन अपोजिट हो चुकी है, इसलिए मैंने उसको ऊपर से नीचे बना दिया। तो आयशा ये पूरी बात समझ में आती है? मैंने ग्राफ जो बड़ी तेजी के साथ निपटाया। ठीक है। अच्छा, एक और ग्राफ है क्योंकि आज हम सिर्फ ग्राफ डील कर रहे हैं। ये भी जनाब मोमेंटम के कोलिजन का ग्राफ है, ये रजी, ये ग्राफ है। ये ग्राफ है क्या सर? इस ग्राफ में कह रहे हैं कि दो ब्लॉक्स एक दूसरे से टकरा रहे हैं, एक्स और वाई दो ब्लॉक्स एक दूसरे से टकरा रहे हैं। जब ये दोनों एक दूसरे से टकरा रहे हैं तो, और ये भी बताया हुआ है कि इसमें से जो ब्लॉक वाई है वो ब्लॉक वाई पहले स्टेशनरी है, ब्लॉक वाई पहले स्टेशनरी है, याद रखिएगा ब्लॉक वाई स्टेशनरी है। अच्छा जी, अब आपसे क्या कह रहे हैं जरा सुनिए। नीचे लिखा हुआ है नीचे लिखा हुआ है स्केच द वेरिएशन ऑफ मोमेंटम ऑफ ब्लॉक वाई। 3 मार्क का क्वेश्चन है, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। और क्वेश्चन ये है कि आपने ये जो ग्राफ दिया हुआ है, ये ग्राफ एक्स ब्लॉक के मोमेंटम का ग्राफ है। ये ग्राफ मोमेंटम ऑफ ब्लॉक एक्स है, ये ग्राफ मोमेंटम ऑफ ब्लॉक एक्स है। ब्लॉक एक्स का ग्राफ दे दिया है, क्वेश्चन है ब्लॉक वाई का ग्राफ बना। कैसे बनाऊंगा तो मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ। बेटा ये मुझे हेल्प कीजिए। ब्लॉक वाई बिफोर कोलिजन स्टेशनरी था, जब स्टेशनरी था तो उसका मोमेंटम जीरो होगा। तो एक्स एक्सिस के ऊपर थोड़ा सा मैंने ऊपर करके बनाया ताकि आपको नजर आए। तो देखिएगा पहले फर्स्ट 20 मिली सेकेंड तक मैंने ब्लॉक वाई के मोमेंटम को एक्स एक्सिस पर बनाया है, विच शोज के मोमेंटम जीरो है। अच्छा, ये बताइए कि 20 मिली सेकेंड से 40 मिली सेकेंड तक आयशा बताइए हो क्या रहा है? देयर इज चेंज ऑफ मोमेंटम, मोमेंटम चेंज हो रहा है। मोमेंटम सर जब चेंज होता है, हाँ मोमेंटम कब चेंज होता है? जब दो बॉडीज एक दूसरे पे फोर्स लगा रही होती हैं। तो असल में एक्स और वाई ब्लॉक्स एक दूसरे के साथ इन कांटेक्ट जब आएंगे, जिस वक्त एक दूसरे से टकरा रहे होंगे, तो ये टकराते वक्त देयर इज चेंज ऑफ मोमेंटम। टकराते वक्त दे विल बी एक्सर्टिंग फोर्स। तो जब टकरा रहे होंगे तो फोर्स एक्सर्ट कर रहे होंगे, और जब फोर्स एक्सर्ट कर रहे होंगे तो देयर विल बी चेंज ऑफ मोमेंटम। तो ये मोमेंटम के चेंज होने का टाइम है। तो एक बात तो पक्की है कि सर ये 20 से 40 मिली सेकेंड तक मोमेंटम का चेंज हो रहा है। ठीक, अब मोमेंटम का चेंज होगा, और मोमेंटम का चेंज होने के बाद वाई का मोमेंटम कितना होगा वो मुझे नहीं पता, वाई का मोमेंटम कितना होगा मुझे नहीं पता। तो क्या करूं? तो जरा गौर से देखिएगा, इन्होंने इस क्वेश्चन में मोमेंटम के लिए जो वाई एक्सिस के ऊपर
इन्होंने प्लॉटिंग की है, उस प्लॉटिंग में लिखा हुआ कुछ नहीं है, तो मैंने अपने पास से इसको ले लिया 1, इसको 2, इसको 3, इसको 4, इसको 5, इसको 6। ठीक है जनाब। अब आप बेटा मुझे बताइएगा आयशा कि बिफोर कोलिजन आपको पता है टोटल मोमेंटम इक्वल टू आफ्टर कोलिजन टोटल मोमेंटम होता है। तो बिफोर कोलिजन वाला जो टोटल मोमेंटम है उसमें एक्स का मोमेंटम 5 डिवीजन पर है और वाई का मोमेंटम 0 है। एक्स का मोमेंटम 5 डिवीजन पर है, वाई का मोमेंटम 0 है। आफ्टर कोलिजन में चले जाएं, ये वाई सॉरी एक्स का ही मोमेंटम है। सर एक्स का मोमेंटम कितने डिवीजन पर आया हुआ है? सर 1 डिवीजन पर आया हुआ है। और आपने मोमेंटम ऑफ वाई निकालना है आफ्टर कोलिजन। तो टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। तो आफ्टर कोलिजन का मोमेंटम निकालना है ब्लॉक वाई का। कैसे निकालूंगा? तो बेटा जो मैंने नीचे एक्स और वाई लिखे हुए हैं आपको समझाने के लिए लिखे थे, मैंने उसको इरेज कर दिया। बताइए प्लस का 1 वहां जाकर हो जाएगा माइनस का 1। तो सर वाई का मोमेंटम आफ्टर कोलिजन आ गया 4, 5 माइनस 1 4। इसका मतलब ये हुआ कि आफ्टर कोलिजन मोमेंटम 4 पर आ जाएगा। आफ्टर कोलिजन मोमेंटम 4 पर आ जाएगा। और जब मैंने आफ्टर कोलिजन मोमेंटम को 4 पे लिया तो अब आप देखिए ये y का मोमेंटम आफ्टर कोलिजन है, ये y का मोमेंटम बिफोर कोलिजन है, और ये इन दोनों का कांटेक्ट टाइम है, ये दोनों का कांटेक्ट टाइम है। तो ये कांटेक्ट टाइम को मैंने इस तरह से इंक्लाइन लाइन के जरिए शो कर दिया है, जो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। क्या कहती हैं आयशा, क्या ये ग्राफ समझ में आया आपको? ठीक है ना। और ग्राफ यकीनन बच्चों को मुश्किल लगते हैं, इसीलिए मैंने स्पेशली ग्राफ वाले पोर्शन को ही उठाया है। उससे ऊपर वाला जो सवाल है अगर आप देखेंगे ना उसमें आपस की बातें कोई ऐसी मुश्किल चीज नहीं है, बड़े आराम से आप सवाल कर सकते हैं। अलबत्ता कह रहे हैं जो ग्राफ दिया हुआ है उस ग्राफ के ऊपर कमेंट्री करवा रहे हैं, तो मैं कमेंट्री भी करना चाह रहा हूँ। कह रहे हैं ब्लॉक एक्स ब्लॉक वाई के साथ कांटेक्ट में आया 20 मिली सेकेंड पर। कह रहे हैं डिस्क्राइब क्वालिटेटिवली मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट फोर्स इफ एनी एक्टिंग ऑन ब्लॉक एक्स इन द इंटरवल ऑफ 0 टू 20 मिली सेकेंड। तो ये बताइए 0 से 20 मिली सेकेंड तक ब्लॉक एक्स और ब्लॉक वाई एक दूसरे से कांटेक्ट में है ही नहीं। तो जब वो कांटेक्ट में ही नहीं है तो दूर से एक दूसरे पे थोड़ी फोर्स लगा सकते हैं। तो सर बड़ी मजाकिया बात हमें लगी कि पूछ रहे बताइए रिजल्टेंट फोर्स क्या होगी। तो भाई 0 सेकेंड से 20 मिली सेकेंड तक दे आर नॉट इन कॉन्टैक्ट, and if they are not in contact, then the resultant force is zero. Then the resultant force is zero for first 20 milliseconds. अच्छा फिर बोल रहे 20 से 40 मिलीसेकंड तक। हाँ सर 20 से 40 मिलीसेकंड तक देयर इज चेंज ऑफ मोमेंटम। और वो चेंज ऑफ मोमेंटम के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? सर चेंज ऑफ मोमेंटम के लिए आपको फोर्स का फॉर्मूला आपको आता है सर। फोर्स होती है 20 टू 40, फोर्स होती है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। ठीक है ना। तो 20 टू 20 मिली 40 मिली सेकेंड, तो ये टाइम हो गया 20 मिली सेकेंड का। और चेंज ऑफ मोमेंटम कितना है किसके लिए? तो जरा और से ऊपर पढ़िए, पूछ किसके लिए रहे। ब्लॉक एक्स मेक्स कॉन्टेक्ट विद ब्लॉक वाई और डिस्क्राइब क्वालिटेटिवली द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। अच्छा जब क्वालिटेटिवली बोल रहे हैं, क्वालिटेटिवली का मतलब समझते? आयशा बेटा क्वालिटेटिवली का मतलब समझते? वो क्वांटिटेटिवली होता है, उल्टा उल्टा कर रही है आयशा। जब वैल्यूज में जब नंबर चाहिए होता है तो उसके लिए टर्म क्या होती है? उसमें टर्म होती है क्वांटिटेटिवली। इट इज नॉट क्वांटिटेटिवली, इट इज क्वालिटेटिवली। तो क्वालिटेटिवली का मतलब नंबर नहीं चाहिए। आयशा मेरी बात पकड़ लेंगे आप? ठीक है, नंबर नहीं चाहिए। मैं तो नंबर लेके बैठ गया क्योंकि मैंने पढ़ा ही नहीं। वो बोल ही नहीं रहा कि भाई क्वांटिटेटिवली, क्वांटिटेटिवली नहीं चाहिए। आपको क्या चाहिए? क्वालिटेटिवली। क्वालिटेटिवली का मतलब सिर्फ गुफ्तगू करनी है। तो 20 से 40 मिली सेकेंड तक क्या होगा?
तो आप कहेंगे सर जो ब्लॉक एक्स और ब्लॉक वाई सर दोनों एक दूसरे से हिट करने जा रहे हैं, और अब दोनों एक दूसरे से हिट करने जा रहे हैं तो इन दोनों के बिटवीन जो फोर्स होगी वो इक्वल इन मैग्नीट्यूड अपोजिट इन डायरेक्शन होगी, इक्वल इन मैग्नीट्यूड अपोजिट इन डायरेक्शन होगी। और अगर इन्होंने ऊपर कुछ कैलकुलेशन करवाई भी है तो उसको हम देख के और कुछ वर्किंग भी बता सकते हैं आपको। लेकिन ये सवाल ऊपर वाला मजे का सवाल है, इस सवाल को अगर हम पूरा करें तो ज्यादा अच्छा होगा। ये सवाल वैसा वाला नहीं है। क्या आप इसका फर्स्ट पार्ट कर सकती हैं खुद से? ऐसे ही पूछ रहा हूँ मैं। देख के बताएं, आपको देखते ही लगता है कि हो जाएगा, या मतलब कराने की जरूरत है, या छोड़ दो? बस ठीक है, बस ठीक है, बस ठीक है। ये अगर करवाया हुआ तो बस ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अच्छा बेटा, आज जुम्मे की नमाज का टाइम हो रहा है, इसलिए हम इस क्लास को यहीं पे स्टॉप करेंगे, और स्टॉप करके रिकॉर्डिंग भी यहीं पे बंद कर रहे हैं। और